हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय तिवारी एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने स्टार्ट किया गांधी युग, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम गांधी युग की बात कर रहे हैं। गांधी जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में हम बात कर चुके हैं। गांधी जी का उदय और उनकी सफलता के कारणों पर हम विचार कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलनों में और मानव सभ्यता में गांधी जी का योगदान क्या रहा है। व्हाट वर द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी in national movement and in his contribution in human development और human civilization। तो अब जैसे हम देखते हैं कि गांधी जी जो हैं, उनका जो परवरिश या नर्सरिंग जो है, जिस एनवायरनमेंट में होती है, जिस सामाजिकरण की प्रक्रिया से उनकी अपब्रिंगिंग होती है, उन सब चीज़ों का उनके मानसिक स्तर पर, उनके विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमने बात की कि जैसे गांधी जी जो हैं प्रारंभ बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन जाते हैं, ठीक है, ब्रिटेन जाते हैं, और वहाँ से जब पढ़ाई करके जब वो भारत आते हैं, तो क्योंकि भारत उस समय पर औपनिवेशिक एक राज्य हुआ करता था, कॉलोनियल जो एरा है, उस कॉलोनियल एरा से गांधी जी परिचित हैं, ठीक है। ऐसे में जो विश्व पटल पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनका, ठीक है, भारत में उनके आसपास का जो परिवेश है उसमें जो घटनाएं हो रही हैं उनका, इन सारी घटनाओं का गांधी जी के जीवन पर असर पड़ता है। साथ ही साथ परिवार की जैसे हम बात करते हैं, परिवार में उनके जो माता पिता हैं, उनके जो आसपास के लोग हैं, उन सब के लोगों का असर गांधी जी का ऊपर पड़ता है। गांधी जी के जो विचार हैं ज़्यादातर वेदांत से हैं, दर्शन से प्रभावित हैं। महात्मा गांधी के विचार श्रीमद् भगवत गीता से प्रभावित हैं। इसके अलावा उनके विचारों में हम जैन धर्म की जो फिलॉसफी है, मेन फिलॉसफी, जैसे 5 आर्यव्रत हम पढ़ते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये जो 5 अणुव्रत हैं, इन अणुव्रतों के बारे में भी हम देखते हैं कि गांधी इन सब का भी गांधी जी के जीवन पर असर पड़ता है। गांधी जी के विचार हम देखते हैं कि नैतिकता और राजनीतिक दोनों को ही प्रेरित करते हैं। कहीं ना कहीं मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन के लिए और राजनेताओं के जीवन के लिए भी गांधी जी के जो विचार हैं वो बहुत ही प्रासंगिक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है गांधी जी का, आपको यहाँ पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहला जो बिंदु है, ठीक है। पहले बिंदु में हम देखते हैं कि गांधी जी का जो असर है, एक तो रहा है, गांधी जी को एक सच्चा पथ प्रदर्शक माना जाता है। सच्चा पथ प्रदर्शक का तात्पर्य यहां पर क्या है? गांधी जी ने जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें जो उत्पीड़क वर्ग है, यानी कि जो लोग शासक हैं, जो रूल कर रहे हैं, ठीक है, उनके खिलाफ जो प्रतिरोध करने का तरीका रहा है, उसके लिए एक नए वैकल्पिक रास्ते की खोज करते हैं। जैसे आपको भी पता है कि हिंसा का विरोध हिंसा से बड़ी आसानी से किया जा सकता है, मतलब और भी भयावह हिंसा कर दी जाए। जैसे अगर हम बात करें कि भारतीयों के पास उस समय पर अगर टेक्नोलॉजी के नाम पर देखें तो कुछ भी नहीं था। अंग्रेजों के पास बहुत ही कीमती अस्त्र शस्त्र थे, तोपें थी, बंदूकें थी, उन सब का वो बड़ी आसानी से बहुत अच्छा उपयोग कर रहे थे, ठीक है। भारतीयों के पास ये सारे संसाधनों की कमी थी, उनका अभाव था। इसके अभाव के कारण जो है भारतीय जो लोग हैं, आंदोलनकारी हैं, वो पीछे थे। ऐसी परिस्थिति में अगर हम अंग्रेजों से टक्कर लेते तो शायद ही हम बच पाते, क्योंकि उनके पास जो संसाधन है, शासक वर्ग हैं तो उनके पास संसाधन ज़्यादा थे। ऐसे में एक ऐसे तरीके का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है जो कि क्या कहते हैं, इन सबसे इतर हो। गांधी जी ने एक वैकल्पिक रास्ते की तलाश की। वो वैकल्पिक रास्ता क्या है? अहिंसा और सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, जो सत्य के लिए लड़ रहा है, जो सत्य की डिमांड कर रहा है, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो अधिकार सही हों, जायज़ हों, वाजिब हों, उन अधिकारों के लिए जो लड़ाई है उसे गांधी जी ने सत्याग्रह कहा है, ठीक है। यह सत्याग्रह अहिंसा पर आधारित था। अहिंसा का मतलब है सच्चे अर्थों में मन, वचन और कर्म से किसी को भी दुख न पहुंचाना। यह गांधी जी की अहिंसा है, ठीक है। तो इस अहिंसात्मक आंदोलन का जब गांधी जी प्रयोग करते हैं तो अंततः कहीं ना कहीं सोचने पर लोगों को मजबूर कर दिया जाता है कि आखिर ये है क्या। इसके पहले भी अहिंसात्मक आंदोलन हुए हैं, विरोध प्रदर्शन हुए हैं, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन हुए हैं, विश्व के पटल पर भी हुए हैं, भारत में भी हुए हैं। लेकिन ये आंदोलन ऐसा था कि आप जैसे जो आंदोलनकारी हैं, जो यहाँ पर आंदोलन सत्याग्रही हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, ठीक है, उन सबके सत्याग्रह वो लोग तब तक विरोध नहीं करेंगे जब तक कि बेहोश होकर नहीं, मतलब उनका विरोध कैसे? शांतिपूर्वक,
कोई हथियार नहीं उठाएंगे, कोई विरोध नहीं करेंगे, केवल आप लाठी मारते रहो, लाठी खाते रहेंगे, जब तक बेहोश होकर गिर नहीं जाएंगे तब तक वो आंदोलन चलता रहेगा। अंततः जैसे हमने अपने पुराने लेक्चर्स में बात की है, एक वही एग्जाम्पल मैं एक बार फिर से लेता हूँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो दांडी मार्च है, वहाँ पर जब नमक कानून तोड़ने के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं, अलग अलग दलों में लोगों को बांट दिया गया था, और एक दल पीछे हुआ, अगला दल आगे आ जाता है। तो इस तरीके से विरोध के स्वरूप जब ये फोटोग्राफी वगैरह विदेशों में अखबारों में छपती है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इनकी आवाज़ उठती है, और वहाँ पर यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, लॉर्ड इरविन, उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर है क्या, क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो अंततः ये एक वैकल्पिक रास्ता था जो शासकों को सोचने पर मजबूर कर देता है, ठीक है, और यही जो है गांधी जी को एक सच्चा पथ प्रदर्शक बनाता है, ठीक है। वो गांधी जी ये चाहते थे कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति को खत्म ना किया जाए, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी हिंसा ना की जाए, हिंसा किसी भी रूप में हो, गांधी जी को ये पसंद नहीं था। उनका ये मानना था कि जीवन में, इस संसार में, इस सृष्टि में हर एक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, और प्रकृति ने किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया है कि वो दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को छीन सके। इस कारण से गांधी जी ने यहाँ पर कहा है अहिंसा का पालन करना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक ध्यान रखेंगे, गांधी जी की जो ये अहिंसा की थ्योरी है, ठीक है, इसको आगे गांधी जी थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई भी करते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा, गांधी जी ने नैतिकता और राजनीति के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की है। तो दूसरा जो है, राजनीति और नैतिकता में सामंजस्य। इसके पहले आम धारणा ये थी कि जो राजनीति है, राजनीति में जो सत्ता है, सत्ता ही सर्वोपरि है, और सत्ता प्राप्त करना ही सबका उद्देश्य हुआ करता था। अब एनी हाउ किसी भी तरीके से आप सत्ता प्राप्त कर ले, आप ही वहाँ पर शासक वर्ग हैं, ऐसी मान्यता थी। लेकिन गांधी जी का ये मानना था कि मूल्यों की राजनीति होनी चाहिए, राजनीति के कुछ मूल्य होने चाहिए, ठीक है। राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये मूल्य गांधी जी के जो ये विचार हैं, ये आज भी प्रासंगिक हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो राजनेता हैं आज के, ठीक है, वो धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू, मुसलमान, सवर्ण, पिछड़ा, अगड़ा, ये जो गणित है, ये कैलकुलेशन है, ये राजनीतिक कैलकुलेशन, गांधी जी का ये मानना है कि ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति का एक धर्म होना चाहिए। राजनीति का धर्म क्या है? सबका साथ, सबका विकास। गांधी जी की जो नैतिकता है वो है सत्यनिष्ठा पर आधारित। सत्यनिष्ठा का मतलब आपको बताऊं, सत्यनिष्ठ, दो शब्द हैं, सत्य और निष्ठा। सत्य का मतलब होता है सत्य, वह निष्ठा जो सत्य पर आधारित हो, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, उन विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य के मार्ग पर टिके रहना, अडिग रहना, यह आचरण क्या कहलाता है? सत्यनिष्ठ आचरण कहलाता है। आप दूसरों से जो उम्मीद करते हैं, ठीक है, आप वही आचरण करें जो आप दूसरों से उम्मीद करते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, अगर आपको पसंद है कि आपको कोई सम्मान करे, आपकी कोई बातों को माने, तो आपको भी क्या, सामने वाले को रिस्पेक्ट देना होगा, उसका सम्मान करना होगा, ठीक है। इसके अलावा सत्यनिष्ठा के अलावा ईमानदारी है, ठीक है, जिसे हम प्रोबिटी बोलते हैं, ठीक है, सहिष्णुता है, ठीक, आपका कहते हैं उत्तरदायित्व है। ऐसे नैतिक गुणों की बात कर रहे हैं। तो गांधी जी का ये मानना था कि लोगों में नैतिकता और राजनीति दोनों में सामंजस्य स्थापित करना होगा, यानी कि राजनीति में नैतिक लोगों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अनैतिक लोग राजनीति में आ जाएंगे तो यहाँ पर जनता के ऊपर शासन करने वाला जो वर्ग है वो केवल शासन करेगा, जनता को साधन मानेगा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। तो साधन और साध्य की जो थ्योरी है, ये भी यहाँ पर गांधी जी के इस सिद्धांत में हम देखने के लिए पाते हैं। और इस तरीके से गांधी जी ने एक नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत की, जिसमें राजनीतिज्ञों के लिए भी नैतिक मूल्यों का उन्होंने वकालत की है, ठीक है। इसके अलावा गांधी जी ने नैतिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने पर भी बल दिया है, ठीक है। तो अगला जो इनका सिद्धांत है वो ये क्या है आपका? नैतिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये नैतिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है?
तो देखिए गांधी जी का ये मानना था कि जो अभी वो जो दौर है, उस दौर में अंग्रेजों ने भारतीयों को गुलाम बना रखा है। ठीक है, भारतीयों को गुलाम बनाने का मतलब क्या है? क्या भारतीय अंग्रेजों के कैद में थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अंग्रेजों ने हमारे मन मस्तिष्क को गुलाम बना रखा है? ऐसा भी नहीं है। अंग्रेजों ने हमारे शरीर को गुलाम बना रखा है? ठीक है, ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों को उन्होंने जबरदस्ती जेल में बंद कर दिया हो वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पर राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य ये है कि हमें केवल अंग्रेजों से जो हमें फिजिकल चीजें दिख रही हैं, अंग्रेजों की सत्ता से स्वतंत्रता से मतलब नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब हमारे राजनीतिक जो विचार हैं उन विचारों की स्वतंत्रता से है। ठीक है, और नैतिक स्वतंत्रता मतलब हमारे जो नैतिक मूल्य हैं उनमें हम अपना निर्णय लेने की क्षमता खुद रख पाएं। ठीक है, सिमिलरली राजनीतिक स्वतंत्रता में शारीरिक स्वतंत्रता से मतलब नहीं है। शारीरिक स्वतंत्रता के अलावा हमारा जो देश है, देश में जो सुशासन है, देश की जो क्या कहते हैं नीतियां हैं, स्वराज है, इसकी स्थापना की जानी चाहिए। तो इस तरीके से गांधी जी ने नैतिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता के संबंध में भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उनकी एक जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में उन्होंने ये कहा है कि हमें अंग्रेजी संस्कृति का विरोध नहीं करना है, अंग्रेजों का विरोध नहीं करना है, हमें पश्चिमी संस्कृति सभ्यता का विरोध करना है। ठीक है, केवल अंग्रेजों से नहीं, हमें जो अंग्रेजियत है उसका विरोध करना है। ठीक है, व्यक्ति का विरोध नहीं, व्यक्ति की बुराइयों का विरोध करना है हमें। ठीक है, और इस तरीके से इन्होंने गांधीवादी स्वतंत्रता की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, जो आज भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक है। ठीक है, अगला जो है उन्होंने गांधी जी ने क्या कहा है, गांधी जी की जो अगली विचारधारा है, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन नहीं करना है। प्राकृतिक संसाधन जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, आपको भी पता है, बहुत ही लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो इन जो प्राकृतिक संसाधन है उनका गांधी जी ने अतिदोहन करने से मना किया है। गांधी जी का ये कहना है कि इस संसार में दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ है। ठीक है, संसार की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन लालच को पूरा करने के लिए संसाधन हमेशा ही कम है। दैट मीन्स कि ग्रीड कैन नॉट बी फुलफिल्ड, लालच कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है। तो यही जो सिद्धांत है, आप देखते हैं न केवल सिविल सेवकों के लिए, दुनिया में हर एक व्यक्ति के ऊपर ये लागू होता है। अब क्योंकि हम सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जब ऐसी पोस्ट पर होते हैं जहां पर हमारे पास संसाधन बहुत होंगे, धनोपार्जन के अलग अलग संसाधन मिलेंगे, अलग अलग साधन मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखें आप क्या है वहां पर एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हैं, एक न्यासी व्यक्ति के रूप में काम करें, जो वहां पर उस संपत्ति का क्या कहते हैं एक केवल संरक्षक मात्र है, न्यासी संरक्षक है, उसका मालिक नहीं है। तो इसीलिए गांधी जी का जो सिद्धांत है, लालच को पूरा करने के संसाधन हमेशा कम पड़ जाते हैं, बाकी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन प्रकृति में पर्याप्त हैं। तो गांधी जी का ये कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन नहीं करना है। ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं जो हम पढ़ते हैं एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, यानी कि हमें संसाधनों का वैसा यूज करें जो संसाधन आज जिस तरीके से अवेलेबल है हमारे पास, वही संसाधन हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी उसी रूप में उपलब्ध हो सकें। यानी कि अगर आज हम स्वच्छ हवा, पानी, जल इन सब का उपयोग कर रहे हैं तो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी उन्हें एज इट इज उसी फॉर्म में पाएं। इसी को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की प्रक्रिया। आप देखते हैं हम पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, हम पढ़ते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने भी गांधी जी की इस विचारधारा को माना है कि प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज के जो ये विश्व पटल पे हम बात करते हैं तो ये विचार जो है गांधी जी के प्रासंगिक हो जाते हैं। अगला हम देखते हैं कि कांग्रेस और जनता के बीच की खाई को पाटने में भी गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो कांग्रेस और जनता के बीच खाई को कम किया।
हमने देखा कि जो पहले कांग्रेस के नेता थे वो कांग्रेसी नेता बिल्कुल एलिट क्लास, जनता से संवाद बिल्कुल कम किया जाता था। ठीक है, लोगों की जो आम धारणा थी कांग्रेसियों के प्रति, कांग्रेसी नेताओं के प्रति, वो थोड़ा सा अलग थी। लेकिन जब गांधी जी कांग्रेस, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं तो वहाँ पर लोगों का जो कांग्रेस के साथ जुड़ाव है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि गांधी जी एक थर्ड क्लास डिब्बे में ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों के साथ मिल उठ बैठ रहे हैं, लोगों के साथ उनके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, और लोगों को गांधी जी ने जोड़ने की कोशिश की है। तो इस तरीके से जो कांग्रेस और जो आम जनता के बीच का जो गैप था, उस गैप को गांधी जी ने खत्म करने की कोशिश की है। इस कारण से गांधी जी जो हैं वो बहुत ही प्रासंगिक हो जाते हैं। ठीक है, अगला जो हम पॉइंट देख रहे हैं, अंतिम पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांधीवादी जितने भी आंदोलन हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप दुनिया के कितने भी आंदोलन उठाकर देख लीजिए, चाहे माओवादी आंदोलन हो, लेनिन का आंदोलन हो या रशियन रिवॉल्यूशन वगैरह, ठीक, कहीं भी महिलाओं की इतनी भागीदारी नहीं रही है। ठीक है, लेकिन क्योंकि गांधी जी का आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित था, तो घर का जो पुरुष वर्ग है या घर के जो लोग हैं वो भी महिलाओं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि वहाँ पर एटलीस्ट गांधी जी के साथ तो ये सारी समस्याएं नहीं, वहाँ पर महिलाओं को या बच्चों को अपनी जान नहीं देनी पड़ेगी। तो चाहे असहयोग आंदोलन की बात करें, खिलाफत आंदोलन की बात करें या सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, सारे ही आंदोलनों में महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और ये सारे आंदोलनों में महिलाओं की जो भागीदारी है वो काफ़ी बहुत बड़ी संख्या में रही है, भारी मात्रा में रही, जिस कारण से एक बहुत बड़ा जन सैलाब उत्पन्न होता है। क्योंकि आप देखिए कि अगर किसी भी देश में हम बात करते हैं तो आधी आबादी महिलाओं की है, और अगर ये महिला वर्ग ही सपोर्ट नहीं कर रहे किसी आंदोलन को तो आधा तो अपने आप ही ये कम हो गया। बाकी उसमें बहुत सारे कहते हैं जाति, धर्म, वर्ग और बहुत सारी चीज़ों का अगर लेखा जोखा कर लिया जाए तो सब अलग अलग हो जाते तो आंदोलन सफल नहीं हो पाता। लेकिन गांधी जी के इस आंदोलन में हम देखते हैं कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और इस आंदोलन को सफल बनाने में महिलाओं का योगदान, या बोल सकते हैं महिलाओं का जो नेतृत्व शैली है वो भी यहाँ पर उभर कर आती है, जिसके कारण से गांधी जी के आंदोलन जो है काफ़ी सफल होते हैं। तो ये कुछ प्रमुख कारण रहे हैं जो गांधी जी के आंदोलनों को सफल बनाने में, या बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन को सफल बनाने में गांधी जी का योगदान रहा है, और इनका मानव सभ्यता के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी के आंदोलनों के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि कुछ परिपाटी निकल कर आती, जैसे आतंकवाद और कट्टरवाद का प्रतिरोध। ठीक है, जो आतंकवादी विचारधाराएं हैं, ठीक है, टेररिज्म या जो कट्टरपंथी विचारधारा है उसको अहिंसात्मक तौर तरीकों का उपयोग करके खत्म किया जा सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हर एक आंदोलन को दमन करने के लिए हिंसा का ही उपयोग किया जाए। अहिंसक आंदोलनों के माध्यम से भी जो अत्याचार हैं, अन्याय हैं, उनको खत्म किया जा सकता है। ठीक है, ये गांधी जी ने लोगों को सीख दी। आज भी हम देखते हैं कि हमारे देश में, जैसे आप देखिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आपने देखा होगा, IAC, ये एक NGO था। ठीक है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिसमें आप एक नाम पढ़ते हैं, अन्ना हजारे। ठीक है, आपने एक नारा सुना होगा, इस आंदोलन के समय बहुत ही फेमस हुआ था, अन्ना नहीं है आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। तो अन्ना हजारे के नेतृत्व में, ठीक है, ये आंदोलन शुरू होता है और बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से, बड़े ही सौहार्दपूर्वक तरीके से अहिंसात्मक आंदोलन किया जाता है। और ये अहिंसात्मक आंदोलन, आपको पता होगा कि जन लोकपाल बिल के लिए लाया गया था। ठीक है, और बाद में लोकायुक्तों की स्थापना होती है, लोकपालों की नियुक्ति होती है। तो लोकपाल की नियुक्ति के लिए अन्ना हजारे ने यह आंदोलन शुरू किया था, और यह भी अहिंसात्मक आंदोलन था। तो आप देख सकते हैं कि ये आंदोलन आज भी, अहिंसात्मक आंदोलन, गांधी जी के जो विचार हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी गांधी जी के जो विचार हैं उतने ही अनुकूलित हैं आज के परिवेश में। तो इस तरीके से हम देखते हैं गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है मानव सभ्यता के लिए, राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए। तो इस तरीके से हमारा आज का सेशन ये कंप्लीट होता है।
इसलिए गांधी जी की जो प्रासंगिकता है, ये आपसे अगर मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सारे बिंदुओं को आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही रोचक तथ्यों या रोचक विषयों पर जानकारी के लिए, बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है, अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, जिससे कि हम इसमें जो इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और सुधार करने की कोशिश करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।